नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसको कहा जाता है बैंकों का बाप इंडिया में। तो बहुत बड़ा बैंक है। बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। उसका रिजल्ट निकल के आया है कल, यानी 18 अप्रैल को सैटरडे को करीब करीब 2:30 बजे 2:30 पे रिजल्ट डिक्लेयर किया। और बात करेंगे उस रिजल्ट के बारे में, और साथ ही में बात करेंगे एंट्री पॉइंट के बारे में। HDFC बैंक में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, बात करेंगे एंट्री पॉइंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो HDFC बैंक, जिसको कहा जाता है बैंकों का बाप, यानी वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन इंडिया, बहुत अच्छा बैंक है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस बैंक ने मैनेज किया है, ग्रोथ किया है हर तरीके से। आप जैसे कह सकते हैं जो अर्बन एरिया है, सिटीज है, वहां पे अच्छे से ग्रोथ किया है। और साथ ही में इस बैंक ने रूरल सेक्टर में भी अच्छा ध्यान दिया है, यानी गांव, थोड़ा जो टाउन है, छोटे मोटे टाउन है, वहां पर भी बहुत अच्छे से इस बैंक ने अपने आप को एक्सपैंड किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। और स्पेशली जो बड़े अ, निवेशक है, सब ये बैंक पे भरोसा करते हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, इंडिया में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में आपको दिखेगा कि उन्होंने HDFC बैंक का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड भी इस बैंक पे इतना भरोसा करता है कि इस बैंक के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो बहुत अच्छा बैंक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप अगर Q4 का रिजल्ट देखेंगे, Q4 का रिजल्ट निकला है कल। और Q4 बता दूं, ये फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके 2020 के Q4 का रिजल्ट है। यानी जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था और जो 31 मार्च को एंड हुआ, उसका जो लास्ट क्वार्टर है Q4, यानी जनवरी से लेके मार्च तक, उसका रिजल्ट निकल के आया है। और नेट जम्स 17.7%। तो 17.7% का जंप आया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। साथ ही में बैंक ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। बैंक ने प्रोविजन राइज किया है। प्रोविजन यानी बता दूं, जो ऐसा चीज जिसको बैंक को या कोई भी एक एंटरप्राइज को ये लगता है कि आगे जाके ये खर्चा आने वाला है या आगे जाके ये एक्सपेंस आने वाला है, उसके लिए पहले से ही एक पैसा अलग से निकाल काट के रख देना और लॉस हिसाब से उसको दिखाना, तो उसे प्रोविजनिंग कहते हैं। और बैंक ने ऑलरेडी ये कोविड-19 जो निकला है, इसके चलते एक प्रोविजन रखा है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि आगे जाके NPAs थोड़े बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी बैंक ने उसको यहाँ पर दिखाया है। तो बैंक ने अपना प्रोविजन 3784.5 करोड़ कर दिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में उसने 3443.6 करोड़ किया था। तो इसको कर दिया है। और इससे पहले मतलब पिछले साल जो ये क्वार्टर था, यानी जनवरी से लेके मार्च का क्वार्टर, जनवरी 2019 से लेके मार्च 2019 क्वार्टर में इसने अपना प्रोविजनिंग रखा था 1889 करोड़। तो प्रोविजनिंग अलग से रख दिया है बैंक ने, क्योंकि बैंक को पता है कि आगे जाके ये एक्सपेंस आने वाले, लॉस यानी वो बैंक के एक्सपेंस में काउंट होगा। अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है या फिर NPA बढ़ता है, तो बैंक के एक्सपेंस में काउंट होगा। तो इसलिए बैंक ने ऑलरेडी उसको अपने एक्सपेंस में दिखा दिया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आगे जाके जब थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ेगा या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तो उस दौरान बैंक को ये लॉस को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले दिखा दिया है। तो बहुत बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बात करते हैं उसने जो रिपोर्ट किया है Q4 का रिजल्ट, उसमें 17.7% का राइज आया स्टैंड नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जो है वो 6928 करोड़ हो गया है। पिछले बार ये 5000, यानी पिछले साल का जो यही क्वार्टर था, यानी जनवरी से लेके मार्च का जो क्वार्टर था 2019 का, वहां पे ये था 5885 करोड़। तो इंक्रीज आया है, जंप आया है, नो डाउट। और प्रोविजन भी उसने बढ़ाया है। और बैंक रिपोर्टेड 15.4% राइज इन Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो राइज हुआ है। पिछले बार इसी क्वार्टर में, यानी 2019 के इसी क्वार्टर में 6300 करोड़ था, और इस बार ये हो गया है 7280। तो बहुत अच्छा बैंक है। कभी भी आप इस बैंक पे डाउट
तो इस बैंक ने आज तक दिया नहीं है। बहुत अच्छा बैंक है और बहुत स्ट्रांग बैंक है। और सबसे अच्छा चीज जो ये है कि बैंक ने ऑलरेडी अपने रिजल्ट में ये दिखा दिया है कि हम लोग को आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आने वाला है या आगे जाके एनपीएस बढ़ेंगे, तो बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, ऑलरेडी उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना शुरू कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। इस बार बैंक ने एक बड़ा स्टेप लिया है। एक्चुअली ये आरबीआई ने बैंकों को सजेशन दिया और बताया कि इस बार डिविडेंड ना दे, डिविडेंड ना बांटे, क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो पैनिक चल रहा है और उसके ऊपर से आगे जाके इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल आएगा, इकोनॉमी को वापस सपोर्ट होके वापस जब उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आरबीआई ने कहा है कि डिविडेंड ना दे। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग बैंक है, हर साल डिविडेंड देता है और डिविडेंड से आप कह सकते हैं माला माल कर देता है, तो बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, हर साल डिविडेंड देता है। इस बार बस इस बार डिविडेंड नहीं दिया गया है बिकॉज ऑफ आरबीआई का रूल, तो इस बार इसने डिविडेंड नहीं दिया। ये एक तरीके से बहुत अच्छा बात है। डिविडेंड बैंक एक्चुअली में बांट देती है लोगों को, और इस बार ये जो डिविडेंड नहीं दिया है इसका ये फायदा होगा कि ये पैसा बैंक के पास ही रहेगा, और जब पैसा बैंक के पास रहेगा, कंपनी के पास पैसा रहेगा, तो ये पैसे का कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ये आगे जाके जो एनपीएस बढ़ेगा और आगे जाके थोड़ा लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होगा, तो उस दौरान यही पैसा बैंक को सपोर्ट करेगा और जो लॉसेस है उसको कम दिखाने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है, और इसके चलते सबसे अच्छा बात ये है कि आगे जाके जब 2-3 क्वार्टर बाद जब इसका इफेक्ट मेजरली पड़ना शुरू होगा, तब बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रांग दिखा सकती है, जिसके चलते बैंक के शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं आएगा। और रहा बात डिविडेंड का, बहुत स्ट्रांग बैंक है, इनकम इसका हर साल बहुत ही अच्छा इनकम करती है। हजारों करोड़, 1000 करोड़ में इसका प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है, बहुत ही प्रॉफिट 22,000 करोड़ के ऊपर। इस बार का जो एस्टिमेटेड, अभी तक पूरा रिपोर्ट नहीं आया है, फिर भी ये एस्टिमेटेड है 27,000 करोड़ का। और सीएजीआर बैंक, अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो 10 साल में 16% का रिटर्न निकाल के दी है। मतलब 16% का रिटर्न कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा वो है। और प्लस 5 ईयर्स में देखेंगे 12%, 3 ईयर्स 7.5%, एक साल से गिरा हुआ है, -20% का रिटर्न दिया है, मगर यही वो मौका है जब आपको एंट्री करना चाहिए। बात करेंगे एंट्री पॉइंट के बारे में, तो ये बैंक का मैंने कुछ कुछ पुराना चार्ट खोल के रखा है। अगर आप देखेंगे, मैं बहुत दिनों के होराइजन में देख रहा हूँ, तो यहाँ से लगातार बैंक में लगातार ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे ये एक दो साल का नहीं है, ये 2009 से लेके 2018 का लेवल है। और आप देखिए 2009 में ये बैंक था 94 में ट्रेड करता था, 94 रुपीज में, और 2000 ये आप कह सकते हैं 18 में ये चला गया 1000 में, यानी लगभग 10 गुना बढ़ गया। अगर आपने 100 रुपया लगाया होता तो 1000 रुपया हो गया। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा बैंक है, ज्यादा कुछ डाउनफॉल नहीं आया। हाँ, बीच में ऊपर नीचे तो होता है, कभी भी कोई स्टॉक एकदम एक झटके में तो ऊपर उठता नहीं है, मगर ये एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, एक प्रॉपर स्टॉक जो अ, बड़ा स्टॉक, जो बड़े स्टॉक होते हैं मार्केट में जो एकदम बहुत अच्छा ग्रोथ निकालते हैं, ये उसी का चार्ट है, आप देखिए एक बार। तो बात करते हैं इस बार के एंट्री पॉइंट को। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एक बैंक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो चलते हैं जनवरी के लेवल पे, जनवरी में ये 1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से गिरते 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 सीधा यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे लगा था कि यहाँ पे मिलेगा 1000 के लेवल में, 1100 के लेवल में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था। मगर ये सपोर्ट में भी टिका नहीं, क्योंकि पैनिक था, धड़ल्ले से मार्केट गिर रहा था, और ये गिरते 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 आपका इस स्टॉक ने एक बॉटम बनाया 750 के लेवल का, और फिर इस स्टॉक में तेजी आई, उछाल आया, फिर थोड़ा धीरे 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 ये अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये
ये जो मैंने रे खींचा है, इस दौरान में जब भी आए आप इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश कीजिए। एक बार में पूरा ना लगाइए, मेरा सजेशन है धीरे धीरे लगाइए, क्योंकि मार्केट में पैनिक है और मार्केट अगर थोड़ा बहुत पैनिक के चलते गिरा तो ये बैंक भी गिरेगा। ये बहुत बड़ा स्टॉक है, निफ्टी में भी इसका बहुत वेटेज है, तो निफ्टी अगर गिरेगा तो ये बैंक में भी इफेक्ट आएगा और ये इसका प्राइस भी गिरेगा। तो इस लेवल को पकड़ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपको 860 वाट के लेवल में मिलता है, 70 के लेवल में मिलता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इस लेवल पे आप इन्वेस्ट करते रहिए। और स्टॉप लॉस मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए। ये लेवल इस बैंक के ऊपर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्टॉप लॉस 650 के लेवल का रखिए, क्योंकि आगे जाके ये बैंक में थोड़ा गिरावट आ सकता है। तो अगर आप समझ लीजिए 700-800 के लेवल में स्टॉप लॉस रखेंगे तो शायद वो ट्रिगर हो जाए और आपको लॉस बुक करके निकलना पड़े। इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए, 600 के लेवल का स्टॉप लॉस रखिए। ये बहुत अच्छा बैंक है, ये आपको जरूर अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाएगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से जा रहा है बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते शेयर में गिरावट आ सकता है और जितना दूर मुझे लग रहा है आएगा ही। तो उस दौरान अगर आप कम स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होके आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए। बाकी कह सकते हैं ये बैंक सोना है, इस पे आप जरूर बाजी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप भी अपना रिसर्च करिए और अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं और जितना लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। इस बैंक का होराइजन आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 साल तो ये बैंक को वापस स्टेबल होने में लगेगा। पूरे नॉट ओनली दिस बैंक, पूरे इकोनॉमी को स्टेबल होने में लगेगा और उसके बाद फिर इस बैंक को वापस अपने पीक में आने में तो और 1-2 साल लग ही जाएगा। तो कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन रखिए और ये बैंक आपको बहुत अच्छा लेवल दिखाएगा। मेरा मानना है ये 1300 के भी लेवल को भी तोड़ के ये निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ खराब लगा है तो मेरे को जरूर बताइए, मैं उस चीज पे काम करके नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर ठीक करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और ये चाइनीज वायरस से बच के रहिए। धन्यवाद।